दोस्तों, पिछले कुछ दिन बहुत रोमांचक रहे। पहले इजरायल ने हमला किया, फिर ईरान ने उसका जवाब दिया, फिर ट्रंप कूदा और जब उसके ठिकानों पर भी ईरानी मिसाइल्स पड़ी तो सीज फायर चिल्लाने लगा। फिलहाल जंग रुकती दिखाई दे रही है और मजबूती के साथ कहा जा सकता है कि ईरान के सामने इजरायल और अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं। ईरान की फैसिलिटीज़ का नुकसान हुआ है, लेकिन उसने इस बार दिखा दिया कि उसकी मिसाइलों को न आयरन डोम रोक सकता है न ट्रंप की धमकी। बहुत सारे लोग हैरान हैं, सर खुजा रहे हैं कि यार ऐसा कैसे हो गया। अमेरिका तो सुपर पावर है, इजरायल से तो कोई जीत ही नहीं सकता है। लेकिन मेरे दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सिपाही, टैंक और एयरक्राफ्ट गिनने भर से काम नहीं चलता है। पिछली वीडियो में जब मैंने ये बातें समझाई थी तो कई लोग हंस रहे थे, लेकिन जैसे ही हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करने की बात ईरान ने की, सबकी घी बन गई। कतर भी बोलने लगा और सऊदी अरब भी। और कमअक्ल ट्रंप को भी अक्ल आ गई कि ईरान को तो हल्के में ले लिया था। अब अगर यहीं पर जंग रुक जाती है तो इसके बाद ईरान का कद मिडल ईस्ट में बढ़ना तय है। कोई दूसरा मुल्क शायद पूरी दुनिया में नहीं है जो इस तरह अमेरिकी मिलिट्री अड्डों पर मिसाइल दागने लगे, वो भी अंजाम की परवाह किए बिना। तो जो जिगरा ईरान ने दिखाया है उसका इनाम उसे ज़रूर मिलेगा। और ईरान के साथ अब दूसरे मुल्क भी आना चाहेंगे। ईरान भी यही चाहता था। दोस्तों, हर मुल्क अपना इतिहास खुद बनाता है, लेकिन इतिहास उसकी मर्जी से और उसके मन मुताबिक बने ये ज़रूरी नहीं है। और हिस्ट्री अकेले भी नहीं बनती है। जिसमें जितनी ज़्यादा लड़ने की कुव्वत होती है उसकी हिस्ट्री उतनी ही रोमांचक बनती है। और दुनिया में लड़ाई और जंग की बात हो और अरब मुल्कों का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। अफ्रीका, एशिया और यूरोप के जंक्शन पर बसा हुआ ये इलाका हमेशा से जंगों का मरकज़ रहा है। यहाँ की जियोग्राफी पर दुनिया के तमाम ताकतवर मुल्कों की नज़र रही है। और जब से यहाँ तेल और गैस के खजाने मिले हैं तब से तो पूरी दुनिया का इंटरेस्ट और बढ़ता ही गया। 20वीं सेंचुरी के दौरान अरब के लोगों ने कोशिश की कि बाहर के मुल्कों से खुद को आज़ाद किया जाए और अपना खुद का एक मुल्क बनाया जाए। मतलब सारे अरब देशों को मिलाकर एक देश, अरब सुपर स्टेट। बहुत सारे लोगों को ये आइडिया पसंद आया और वो सोचने लगे कि एक मुल्क होगा जो मोरक्को के समंदर से शुरू होकर इजिप्ट के रास्ते नाइल न्यूअर से होता हुआ सऊदी अरब के गोल्डन डेजर्ट ड्यून्स को पार करता हुआ इराक की ज़रख़ेज़ ज़मीन तक फैला होगा। और अगर आज के हिसाब से देखें तो इस अरब सुपर स्टेट की आबादी होती लगभग 44 करोड़ और जीडीपी होती $3.6 ट्रिलियन के आसपास। मतलब दुनिया की छठी सबसे मजबूत इकॉनमी होती। 20वीं सेंचुरी में जब अरब सुपर स्टेट बनाने की बात शुरू हुई थी तब सभी को लगा था कि उनका कल्चर कमोवेश एक जैसा है, लैंग्वेज भी मिलती जुलती है और ज़्यादातर लोग इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं। इसी आधार पर अरब के लोग सुपर स्टेट बनाने की राह पर चल पड़े। लेकिन ये आइडिया एक आइडिया ही रह गया, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उल्टे आज देखते हैं कि अरब दुनिया पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई है, 22 अलग अलग मुल्क बन गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर गड़बड़ हुई कहाँ? ऐसा क्या हुआ जो आज तक अरब सुपर स्टेट नहीं बन पाया? दोस्तों, पहली नज़र में अरब की दुनिया कई मुल्कों में बटी हुई दिखाई देती है। टेढ़े मेढ़े बॉर्डर्स, कहीं रेगिस्तान तो कहीं पहाड़, कहीं शिया तो कहीं सुन्नी, कहीं कुर्द तो कहीं वहाबी। पूरी अरब दुनिया टुकड़ों में बिखरी हुई नजर आती है। इन सभी के पीछे लंबी और अंतहीन रोमांचक कहानियाँ छुपी हुई हैं। और जितना खून खराबा इस इलाके ने देखा है उतना शायद ही किसी और दूसरे इलाके ने देखा हो। इलाके में जब इस्लाम की शुरुआत में फतहें शुरू हुई तो 7वीं सदी के बीच तक उमैयद खिलाफत का एक बहुत बड़े इलाके पर राज कायम हो गया था, जो पोर्चुगल से लेकर आज के पाकिस्तान तक फैला हुआ था। उन्होंने बहुत जल्दी बैजेंटाइन यानी कि रोमन हुकूमत के कई हिस्सों को भी अपने कब्जे में ले लिया था, जिसकी वजह से यहूदी और ईसाई आबादी भी इस खिलाफत का हिस्सा बन गई। बाद में जब अब्बासी खिलाफत ने उमैयदों से हुकूमत अपने हाथ में ली तब उन्होंने रवादारी की पॉलिसी को जारी रखा। उस वक्त इस्लामी कानून के मुताबिक गैर मुसलमानों से ख़ास जजिया टैक्स लिया जाता था और इसके बदले उन्हें हिफाजत और कुछ दूसरी सहूलतें भी मिलती थी। इस सिस्टम में लोग अपने धर्म, रस्मों, रिवाजों को काफ़ी हद तक आज़ादी से निभा सकते थे। उमैयद और अब्बासी दौर ने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया जिसमें इल्म, तहजीब और सोच को बहुत बढ़ावा मिला। बगदाद, दमिश्क और काहिरा जैसे शहर उस दौर के इल्मी मरकज़ बन गए थे, जहाँ फ़लसफ़ा यानी कि फ़िलासफ़ी, मजहबी सोच, तहजीब, साइंस और क़ानून जैसे इलाकों में बड़ी तरक्की हुई। यही वो दौर था जिसे आज भी लोग इस्लाम के सुनहरे दौर के नाम से याद करते हैं। उस दौर में जब इस्लामी तहजीब अपने शबाब पर थी तब यूनानी इल्म यानी कि ग्रीक नॉलेज का अरबी ज़बान में तर्जुमा करके संभाल कर रखा गया। बाद में यही तर्जुमे यूरोप तक पहुँचे और यूरोप की रेनेसां यानी कि नव जागरण को ज़बरदस्त बढ़ावा मिला। लेकिन सबसे अहम बात ये थी कि इस दौर को, जिसे हम अरब का सुनहरा दौर यानी कि गोल्डन एज कहते हैं, उसने एक मिला जुला तहजीबी मैदान तैयार किया, जिसके बाद के कई इलाकाई लीडर्स ने बार बार राह हिदायत यानी कि इंस्पिरेशन लेने की उससे कोशिश की।
कई सदियों तक कौमी ख्वाहिशें दबा दी गई थीं। 16वीं सदी से लेकर आगे तक उस्मानी सल्तनत यानी कि ऑटोमन एम्पायर ने अरब की सरजमी पर हुकूमत की और अरब समाज तुर्की हुकूमत के असर में आ गया। इन तुर्क बादशाहों का रवैया अरब लोगों के साथ वक्त के हिसाब से बदलता रहा। कभी जालिम की तरह बर्ताव किया तो कभी उन्हें खुली छोड़ दे दी, भाई भाई किया। 18वीं सदी के आखिर तक आते आते ऑटोमन एम्पायर की ताकत कमज़ोर पड़ने लगी और वहीं से ब्रिटिश और फ्रेंच दखल अरब की दुनिया में बढ़ने लगा। लेबनान, मेसोपोटामिया और शामी इलाके में ईसाई मिशनरी स्कूल्स और तालीमी इदारों को बढ़ावा मिला, जिससे यूरोपीय सोच जैसे सेकुलरिज्म और नेशनलिज्म अरब समाज में दाखिल होने लगे। इसी वक्त खुद अरब मुस्लिम समाज के अंदर भी बदलाव आ रहा था। ऑटोमन एम्पायर की कमज़ोरी की वजह से लोगों के दिलों में ये सवाल उठने लगा कि हमारी अपनी पहचान क्या है और क्या हम एक कौम बन सकते हैं। यही सोच धीरे धीरे इस्लाही आंदोलनों में बदली, जहां लोगों ने इस्लामी भाईचारे को यूरोपीय कौमी सोच से मिलाने की कोशिश की। जल्द ही ये ख्यालात लेवेंट और अरब के दूसरे इलाकों में फैलने लगे। बाल्कन में जब स्लाव कौमों ने ऑटोमन एम्पायर को हटाकर अपनी आज़ादी हासिल की तो इससे अरब समाज में ये यकीन बढ़ा कि हम भी अपनी आज़ादी हासिल कर सकते हैं। इसी उम्मीद में अरब कबीलों ने पहले वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज़ों और फ्रेंच के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन उनकी उम्मीदें टूट गईं जब पेरिस और लंदन ने मिलकर अरब ज़मीनों को आपस में बांट लिया। इसके बाद वेस्ट की ताकतों के खिलाफ गुस्सा और बढ़ा, खासकर जब ब्रिटेन ने फ़लस्तीन में यहूदी बस्तियां बसाने में मदद करना शुरू कर दिया। ऐसे में ज़रूरत थी एक नई सोच की जो एक तरफ अरब से सभी को जोड़कर भी रखे और दूसरी तरफ इलाकाई पहचान को भी जगह दे, ताकि अंग्रेज़ी और फ्रेंच ताकतों से मुकाबला किया जा सके। ऐसे हालात में अरब ने अपने गोल्डन पास्ट को याद किया और अरब को एक करने की सोचने लगे। ख्वाब था एक ऐसे अरब का जो मोरक्को से लेकर इराक तक फैला हो, जो अपनी ज्योग्राफी, इंसानी काबिलियत और कुदरती दौलत को मिलाकर एक मजबूत ताकत बन सकता था। फिर आया दूसरा वर्ल्ड वॉर, जिसके बाद अंग्रेज़ी और फ्रेंच ताकतें पीछे हटीं और अरब दुनिया के पास एक खाली कैनवस था जिसमें अरब यूनियन के सपने को सच किया जा सकता था। सबसे पहला प्लान था फर्टाइल क्रेसेंट यूनियन, जिसमें इराक और जॉर्डन के साथ साथ सीरिया और फ़लस्तीन को भी शामिल करने की कोशिश की गई। देखने पर यह प्लान ठीक दिखता था, क्योंकि फर्टाइल क्रेसेंट यानी वो इलाका जो दजला और फरात नदियों के इर्द गिर्द है, वो सदियों से जुड़ी हुई ज़मीन की एक सूरत देता था। लेकिन असली रुकावट सियासी थी। फ़लस्तीन में इजराइल के बनने से ये पूरा प्लान अधूरा रह गया। करीब एक दशक बाद अरब यूनिटी की सोच को फिर से जिंदा किया गमाल अब्दुल नासिर ने, जिन्होंने यूनाइटेड अरब रिपब्लिक बनाई। 1956 के सुएज़ नहर संकट में जब इजिप्ट ने ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया तो सारी अरब दुनिया ने इजिप्ट की तरफ देखा और एकता की कोशिशें तेज़ हो गईं। सीरिया में जैसे मिसाल के तौर पर बहाई पार्टी ने खुद को इजिप्ट की हुकूमत के हवाले कर दिया। दोनों देशों की आवाम की रजामंदी से इजिप्ट और सीरिया ने 1958 में एकजुट होकर एक मुल्क बना लिया। कुछ ही वक्त में नॉर्थ यमन की बादशाहत ने भी इस खेमे में शामिल होना पसंद किया ताकि वो इजिप्ट की ताकत के सहारे सऊदी अरब के असर को बैलेंस कर सके। ज़्यादा देर नहीं लगी जब ये गठबंधन, जिसे बाद में यूनाइटेड अरब स्टेट्स कहा गया, एक इलाकाई ताकत बनता दिखने लगा। इसके जवाब में इराक और जॉर्डन ने मिलकर अपना अलग खेमा बनाया, जिसे कहा गया अरब फेडरेशन। इसका मकसद था कि हाशमी बादशाहतों को नासिर की सोच यानी कि गमाल अब्दुल नासिर की सोच, नासिरिज्म जिसको कहा जाता था, उससे बचाया जाए। मगर सिर्फ 6 महीनों में ही ये इत्तेहाद टूट गया जब बगदाद में नासिर के हामी फौजी अफसरों ने तख्ता पलट कर दिया। इसके बाद इराक और जॉर्डन ने खुलकर सोचना शुरू कर दिया कि वे इजिप्ट की अगुवाई वाले यूनाइटेड अरब स्टेट्स में ही शामिल हो जाएं तो बेहतर होगा। लेकिन असल में ये दोनों ही खेमे, दोनों ही गुट, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक और यूनाइटेड अरब स्टेट्स, मजबूरी की शादियां थीं जिनमें वक्ती फ़ायदे देखे गए थे। जब सीरियाई बाथ पार्टी को अपने दूसरे दर्जे के रूल से नाराज़गी हुई तो उन्होंने 1961 के तख्ता पलट में इजिप्ट से अपनी सत्ता वापस ले ली। साथ ही कुछ देर में नॉर्थ यमन ने भी यही रास्ता अपनाया और फिर एक लंबी सिविल वॉर में वो फंस गया। फिर एक अरब सुपर स्टेट बनाने की सोच धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगी, जब तक कि 1970 के दशक में मुअम्मर कज़ाफ़ी ने अरब रिपब्लिकों को एक नया गुट बनाने की पेशकश नहीं की। इसमें लीबिया, इजिप्ट और सीरिया शामिल थे। ये गुट 1972 में बना भी, मगर सिर्फ नाम का। लीबिया के गद्दाफ़ी और इजिप्ट के सदर सादात के बीच गहरे मतभेद थे, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से जुड़ ही नहीं सका। जब 1973 में सीरिया और इजिप्ट ने इजराइल पर हमला कर दिया लीबिया से बिना पूछे, तो उनके आपसी रिश्ते और भी ख़राब हो गए।
इसलिए जब 1977 में ये इत्तेहाद टूटा तो किसी को हैरानी नहीं हुई। इस फेलियर के बाद एक और कोशिश सामने आई, सद्दाम हुसैन की। सद्दाम हुसैन ने भी पुराने फर्टाइल क्रेसेंट यूनियन को जिंदा करने की कोशिश की और चाह कि बाथ पार्टी की हुकूमत वाली सीरिया और इराक को इजिप्ट के साथ मिलाकर एक नई अरब रिपब्लिक यूनियन बनाई जाए। सद्दाम का इरादा था कि जॉर्डन को चारों तरफ से घेर कर और फिलिस्तीन को इजराइल और जॉर्डन के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए। मगर इस बार सीरिया और इराक के आपसी झगड़ों ने इस प्लान को फिर फेल कर दिया। दूसरी तरफ गद्दाफी ने एक और कोशिश की, इस बार ट्यूनीशिया के साथ। इसे कहा गया अरब इस्लामिक रिपब्लिक। गद्दाफी का एक छोटा सा इरादा था कि धीरे धीरे अरब देशों को जोड़ने की शुरुआत की जाए, मगर यह समझौता शुरू से धुंधला और उलझा हुआ था। इसी कन्फ्यूजन की वजह से ट्यूनीशिया ने जल्दी ही अपने वादों से पीछे हटना शुरू कर दिया और इस तरह ये अरब इस्लामिक रिपब्लिक सिर्फ कागज़ों पर ही रह गई। लगभग 50 सालों की अरब एकता की कोशिशों का बस एक ही नतीजा अभी तक निकला था और वो था हर मोड़ पर नाकामी। लेकिन इसके बावजूद बीते हुए शान और इज्जत का एहसास आज भी अरब की दुनिया के अंदर एक बहुत ताकतवर जज्बा है जो रह रहकर सामने आता है। जब भी पूरे अरब इलाके को एक करने की बात होती है, यानी जब एक ही कौमी सोच को ज़मीन की हकीकतों से टकराना पड़ता है, तो सोच अक्सर कमज़ोर पड़ जाती है। पूरे अरब इलाके को एक झंडे के नीचे लाने की ख्वाहिश की नाकामी का इल्ज़ाम तहजीब या किसी लीडर या किसी शख्सियत पर डालना आसान होता है, लेकिन हकीकत में ये ज़्यादातर जियोग्राफिक और सियासी हकीकतों का नतीजा होता है। अरब दुनिया का बड़ा हिस्सा रेगिस्तान है और बहुत कम ज़मीन ऐसी है जो खेती या आबादी के लायक हो। सिर्फ कुछ जगहें जैसे नॉर्थ लीबिया, फर्टाइल क्रेसेंट, बर्बर किनारा और नाइल नदी वाला इलाका ही ऐसे हैं जो हालात से अलग हैं। इनके अलावा आबादी वाले शहर या कस्बे बहुत दूर दूर हैं, उनके बीच फासले बहुत ज़्यादा हैं। इसका मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह तक जुड़ना और एक सोच में ढलना बहुत मुश्किल होता है। ज्योग्राफी तो जैसे अरब दुनिया की दोस्त कभी रही ही नहीं, ऊपर से खूनी हिस्ट्री ने भी इस इलाके को बहुत नुकसान पहुँचाया। यूरोपियंस ने जब अरब इलाके पर कब्जा किया तो ज़मीनों को ऐसे टेढ़े मेढ़े हिस्सों में बांट दिया कि एक अरब पहचान बनाना ही मुश्किल हो गया। उन्होंने यहाँ से तेल और दूसरे खजाने निकाले, लेकिन उसका फ़ायदा लोकल अरब लोगों को बहुत कम मिला। आज भी अरब देशों में आपस में बिजनेस कम होता है और बाहर की दुनिया के साथ उनका बिजनेस ज़्यादा होता है। इसके अलावा सियासी ताकत और दौलत का बंटवारा भी बराबर नहीं है। कुछ देश अमीर हैं, कुछ बहुत गरीब, कुछ के पास फ़ौज है तो कुछ के पास सिर्फ कर्ज। इस असमानता की वजह से अरब इलाका एक मजबूत इत्तेहाद की शक्ल नहीं ले पाया। नतीजा ये हुआ कि हर देश अपने अपने फ़ायदे के लिए अलग अलग रास्तों पर चल पड़ा और बाहर की ताकतों से मदद लेने की होड़ शुरू हो गई। कोल्ड वॉर ने इस हालात को और बिगाड़ दिया। 1973 की अरब इजराइल जंग के बाद इजिप्ट ने अमेरिका की निगरानी में इजराइल से अलग से सुलह कर ली और इस तरह इजिप्ट का रुख वाशिंगटन की तरफ ज़्यादा हो गया। इससे पूरी अरब एकता को झटका लगा और एकजुट होने का सपना जो है वो काफ़ी दूर चला गया। और जब भी अरब को एक बनाने की सोच कमज़ोर पड़ी तो उसकी खाली जगह को भरने आया पॉलिटिकल इस्लाम। और क्योंकि अरबी एकता के जड़ में इस्लाम है, इसलिए सब अपने आप को सबसे बड़ा इस्लामी साबित करने पर आमादा रहे और दूसरे को कमतर। जैसे जैसे मजहब पर जोर बढ़ा तो फ़िरका परस्ती भी बढ़ने लगी। लेकिन फिर आता है साल 1979 यानी कि 1979, जब ईरान में इस्लामी क्रांति हुई। इससे पूरे इलाके की पॉलिटिक्स बदल गई। ईरान ने अपने साथ हिजबुल्लाह जैसे गुटों को जोड़ा जो इजराइल की मुखालफत करते थे, जिनको लेबनान की पब्लिक का भी सपोर्ट हासिल होना शुरू हो गया था। इसके कुछ साल बाद 2003 में जब अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को हटाया तो ईरान की ताकत और बढ़ गई और ईरान को इराक की नई शिया हुकूमत पर असर डालने का मौका मिल गया। हालांकि सऊदी अरब भी पीछे नहीं रहा। 1980s के दशक से ही सऊदी ने पूरे मुस्लिम इलाके में सल्फी और वहाबी मदरसों और इदारों को फैलाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके पास तेल के पैसों की भरमार थी। इसलिए अगले 30 सालों में उन्होंने 75 अरब डॉलर से ज़्यादा खर्च कर दिए। ये शायद इतिहास का सबसे बड़ा धार्मिक प्रचार कहा जा सकता है। इसका असर भी हुआ। अल्जीरिया से लेकर इंडोनेशिया तक सुन्नी सोच फैल गई, लेकिन इसकी वजह से कई जगहों पर आपस में और दूसरे देशों के साथ झगड़े भी हुए, जिससे लोग बेघर हुए और अरब देशों के बीच आपस में तनाव बढ़ गया। इसके बावजूद एकजुट अरब दुनिया का सपना आज भी जिंदा है। ये एक ऐसा ख्वाब है जो अरब तहजीब की सोच में बार बार लौट कर आता, लेकिन हकीकत में अभी तक पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन अब हालिया घटनाओं को देखकर लगता है कि ईरान ने अब अरब एकता का झंडा उठा लिया है। लेकिन अरब सुपरस्टेट बनने की मंजिल तक पहुंचने का रास्ता आसान तो है नहीं। अब तक जितनी भी कोशिशें हुई हैं वो भले ही नाकाम रहीं, लेकिन अरब सुपरस्टेट का ख्याल आज भी अलग अलग तहरीकों पर गहरा असर छोड़ता है, चाहे वो कौमी सोच वाले हों, अरबी लोग हों, इस्लामी आंदोलन वाले, यहाँ तक कि आईएसआईएस जैसा कट्टर गुट भी जिसने एक नया खिलाफत बनाने की कोशिश की थी, वो भी पुरानी अरबी फतहों की बात करके ही आगे बढ़ा था।
ये भी सच है कि अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए भी अरब को एक करने की बात की जाती है, लेकिन फिर भी उनका नज़रिया मिडल ईस्ट की सियासत जो है उस पर असर डालता ज़रूर है। अब हाल की घटनाओं पर नज़र डालें तो ईरान काफ़ी कोशिशें कर चुका है कि वो दुनिया में हर मुल्क जो इस्लाम को मानते हैं उनको वो एक कर सके, उम्मा की बात करता है। हाल की घटनाओं में खासकर गजा इजराइल जंग के दौरान भी अरब मुल्कों को एकजुट करने की उसकी कोशिश बहुत साफ तरीके से दिख चुकी है। इजराइल और अमेरिका से बिना डरे भिड़ गया। मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में जब यूएस के मिलिट्री बेसिस पर मिसाइलें दाग दी, कई अरब देशों ने अमेरिका के खिलाफ बोला भी, और सऊदी अरब, यूएई, ओमान, जॉर्डन, बहरीन जैसे मुल्कों ने कहा कि वो ईरान के खिलाफ सीधे अटैक नहीं करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है कि ईरान में दम तो है। इसके अलावा ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इजिप्ट, सऊदी अरब, जॉर्डन, कतर, ओमान जैसे अरब मुल्कों का दौरा भी खूब किया। वहाँ के लीडर्स से मुलाकात की और ईरान, सऊदी अरब, ईरान, इजिप्ट देशों के साथ रिश्तों को दुरुस्त करने की कोशिश भी की, जिसका मकसद था कि पूरे अरब इलाके में एक इत्तेहाद की सियासी हवा तैयार करना। गजा के साथ वो खड़ा ही है, इसलिए कोई उस पर प्रो शिया होने का आरोप भी नहीं लगा सकता है। इन सबसे साफ होता है कि अरब की दुनिया में ईरान खुद को एक उम्मीद के तौर पर पेश कर रहा है, जो न सिर्फ मिसाइलों से बल्कि बातचीत से, अपने कल्चर से, इस्लामी सोच से अरब सुपर स्टेट बनाने की तरफ बढ़ना चाहता है। अब आप लोग मुझे बताइए कि क्या अरब के बाकी मुल्कों को ईरान का साथ देना चाहिए? क्या सभी को मिलकर एक अरब सुपर स्टेट बनाना चाहिए? आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। अगर सपोर्ट करना चाहते हैं इस चैनल को तो ज्वाइन कर लीजिए या फिर थैंक्स भेज दीजिए। जल्द मिलते हैं ऐसे ही किसी एक और रोमांचक वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।